नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ आयुष चतुरांश। चलिए अब शुरुआत करते हैं फटाफट 100 की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा में धन्यवाद प्रस्ताव का जवाब दिया। पीएम मोदी ने कहा कि पूरी दुनिया एक बड़े संकट से जूझ रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि अच्छा होता विपक्ष राष्ट्रपति का भाषण सुनता, लेकिन उनके भाषण का प्रभाव इतना है कि विपक्ष बिना कुछ सुने इतना कुछ उनके भाषण पर बोल पाया। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि देश अब आजादी के 75वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है। ऐसे में हर किसी का ध्यान देश की ओर कुछ करने के लिए होना चाहिए। पीएम मोदी ने कहा कि संकट के वक्त में दुनिया की नजर भारत पर है। पीएम मोदी ने इस दौरान मैथिली शरण गुप्त की कविता अवसर तेरे लिए खड़ा है फिर भी तू चुपचाप पड़ा है भी सदन में पढ़ी। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि कोरोना संकट आया तो भारत के लिए दुनिया चिंतित थी। अगर भारत खुद को नहीं संभाल पाता तो दुनिया के लिए संकट होता। भारत ने अपने देश के नागरिकों की रक्षा के लिए एक अज्ञात दुश्मन से जंग लड़ी। पीएम मोदी ने कहा कि कोरोना के काल में एक बूढ़ी महिला ने झोपड़ी के बाहर दिया जलाया, लेकिन उसका भी मजाक उड़ाया गया। विपक्ष ऐसी बातों में न उलझे जिससे देश के मनोबल को चोट पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जिस देश को तीसरी दुनिया का हिस्सा माना जाता था, उसी भारत ने एक साल में 2 वैक्सीन बनाई, दुनिया को मदद पहुंचाई। पीएम मोदी ने कहा कि जब कोरोना के खिलाफ कोई दवाई नहीं थी, तब भारत ने 150 देशों को दवाई भी पहुंचाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमें दुनिया से लोकतंत्र सीखने की जरूरत नहीं है। भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। जब देश में आपातकाल लगा तो न्यायपालिका और देश की क्या हालत थी सबको पता है, लेकिन देश का लोकतंत्र इतना ताकतवर है कि आपातकाल को हमने पार किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा कि आज भारत में डबल डिजिट ग्रोथ का अनुमान है। दुनिया के कई देशों को निवेश नहीं मिल रहा, लेकिन भारत के लोग निवेश करना चाहते हैं। कभी यहां मोबाइल फोन को लेकर मजाक उड़ाया गया, लेकिन आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा मोबाइल निर्माता है। पीएम मोदी ने कहा कि सर्जिकल स्ट्राइक हो, एयर स्ट्राइक हो, भारत की ताकत दुनिया ने देख ली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में यह भी कहा कि हमें यह तय करना होगा कि हम समस्या का हिस्सा बनेंगे या समाधान का माध्यम बनेंगे। राजनीति और राष्ट्रनीति में हमें किसी एक को चुनना होगा। पीएम मोदी ने कहा कि सदन में किसान आंदोलन की भरपूर चर्चा हुई। जो भी बताया गया वो आंदोलन को लेकर बताया गया, लेकिन मूल बात पर चर्चा नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सदन में कहा कि चुनाव के वक्त कर्ज माफी की जाती है, लेकिन उससे छोटे किसान को फायदा नहीं होता। पिछली फसल बीमा योजना भी बड़े किसानों के लिए थी, जो सिर्फ बैंक से लोन लेता था। यूरिया हो या दूसरी योजना, पहली सभी योजनाओं का लाभ 2 हेक्टेयर से अधिक वाले किसानों को ही मिलता था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि शरद पवार समेत कई कांग्रेस के नेताओं ने भी कृषि सुधारों की बात को कहा है। शरद पवार ने अभी भी सुधारों का विरोध नहीं किया। हमें जो अच्छा लगा वो किया, आगे भी सुधार करते रहेंगे। पीएम मोदी ने कहा कि आज विपक्ष यूटर्न कर रहा है क्योंकि राजनीति हावी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जब लाल बहादुर शास्त्री जी को कृषि सुधारों को करना पड़ा था, तब भी उनको मुश्किलों का सामना करना पड़ा था, लेकिन वो पीछे नहीं हटे थे। तब लेफ्ट वाले कांग्रेस को अमेरिका का एजेंट बताते थे, आज मुझे वो गाली दे रहे हैं। पीएम ने कहा कोई भी कानून आया हो, कुछ वक्त के बाद सुधार होते ही। पीएम मोदी ने अपील की है और आंदोलनकारियों को समझाते हुए कहा कि हमें आगे बढ़ना होगा। गालियों को मेरे खाते में जाने दो, लेकिन सुधारों को होने दो। पीएम मोदी ने कहा कि बुजुर्ग आंदोलन में बैठे हैं, उन्हें घर जाना चाहिए। आंदोलन खत्म करें, चर्चा आगे चलती रहे। किसानों के साथ लगातार बातचीत की जा रही है। पीएम मोदी ने किसानों को भरोसा दिलाया कि एमएसपी है, था और रहेगा। मंडियों को मजबूत किया जा रहा है। जिन 80 करोड़ लोगों को सस्ते में राशन दिया जा रहा है वो जारी रहेगा। किसानों की आय को बढ़ाने के लिए दूसरे उपाय पर बल दिया जा रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि अगर देर कर देंगे तो किसानों को अंधकार की तरफ धकेल देंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा कि कुछ लोग जो कि भारत को अस्थिर करना चाहते हैं, ऐसे में हमें सतर्क रहना चाहिए। पंजाब का बंटवारा हुआ, 1984 के दंगे हुए, कश्मीर और नॉर्थ ईस्ट में भी ऐसा ही हुआ, देश को नुकसान हुआ। पीएम मोदी ने कहा कुछ लोग सिख भाइयों के दिमाग में गलत चीजें भरने में लगे हैं। देश हर सिख पर गर्व करता है। पीएम मोदी ने कहा कि कुछ बुद्धिजीवी होते हैं, लेकिन कुछ लोग आंदोलनजीवी हो गए हैं। देश में कुछ भी हो वो वहां पहुंच जाते हैं, कभी पर्दे के पीछे, कभी फ्रंट पर। ऐसे लोगों को पहचान कर हमें इनसे बचना होगा। ये लोग खुद आंदोलन नहीं चला सकते, लेकिन किसी का आंदोलन चल रहा हो तो ये वहां पर पहुंचते हैं। ये आंदोलनजीवी नहीं परजीवी हैं जो कि हर जगह मिलते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सदन में गुलाम नबी पर तंज कसते हुए कहा। पीएम मोदी ने कहा गुलाम नबी जी ने कई मसलों पर सरकार की प्रशंसा की, लेकिन मुझे डर है कि उनकी पार्टी इस G23 के संबंध में इसको न ले ले। चीन के मसले पर पीएम मोदी ने सदन में कहा कि मुश्किल परिस्थितियों में जवानों ने अपना काम किया है, हर किसी का सामना किया है। लेसी की स्थिति पर भारत का रुख पूरी तरह से स्पष्ट है। बॉर्डर सुरक्षा को लेकर के हमारी प्रतिबद्धता में कोई कमी नहीं आई। सचिन, लता, कोहली समेत कई सितारों के ट्वीट की जांच करवाएगी खुफिया विभाग। महाराष्ट्र सरकार कांग्रेस को सरकार के दबाव में ट्वीट करने का शक। रिहाना के ट्वीट के बाद सभी ने किए थे ट्वीट। एमिकेबल शब्द के कॉमन होने से उठे थे सवाल। सिरसा पहुंचे गुरनाम सिंह चंडूनी ने सरकार पे साधा निशाना, बोले ना तो मोदी जी मान रहे हैं ना ही किसान मान रहे हैं। हम तो कहते हैं कि कानून जब तक वापस नहीं होते तब तक हम मानेंगे नहीं।
वहीं 200 से ज्यादा किसान शहीद हो गए हैं, लेकिन सरकार अपनी हठधर्मिता पर अड़ी है। काले मन से काले कानून बनाए गए हैं, सरकार अपने गुंडों से हमला करवा रही है। चन्नूनी बोले, प्रधानमंत्री की कॉल की दूरी की बात कही, लेकिन वो किसी को समझ में नहीं आई। इसका मतलब क्या है? हम दिल्ली में बैठे हैं, अभी तक तो किसी की कॉल नहीं आई। भिवानी के रेल यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। श्रीगंगानगर से रेवाड़ी स्पेशल एक्सप्रेस रेल सेवा का संचालन प्रतिदिन आरक्षण के आधार पर अब संचालन किया जा रहा है। रेल यात्रियों का कहना है कि रेल के संचालन से यात्रियों को काफी फायदा होगा। यात्रियों ने बताया कि उन्हें आने और जाने में आसानी होगी। इसके साथ ही उनका यह भी कहना था कि गाड़ियां तो चल गई, लेकिन किराया बढ़ा दिया गया। कुरुक्षेत्र में भाजपा सांसद नायब सैनी ने कहा कि केंद्र सरकार किसानों की खुशहाली के लिए काम कर रही है। वर्तमान में 6 साल की अपेक्षा 1.5 गुना तक न्यूनतम समर्थन मूल्य की बढ़ोतरी हुई। 2014 में कृषि आवंटित बजट 21,933 करोड़ रुपए का था, जो कि अब 5.5 गुना बढ़ोतरी के साथ 1,23,017.57 करोड़ रुपए का बजट कर दिया गया। राज्यसभा में कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर के बयान को लेकर दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि जब राज्यसभा में किसान आंदोलन से जुड़ा मुद्दा उठाया गया तो कृषि मंत्री ने उनको निशाने पर ले लिया। उन्होंने कहा कि तोमर साहब किसानों को निशाने पर ना लें। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि किसान हमारे देश का अन्नदाता है। दीपेंद्र झज्जर जिले के गांव मुंदसा में शहीद अमित की मूर्ति के अनावरण के मौके पर आयोजित एक कार्यक्रम में भाग लेने के लिए पहुंचे थे। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि तोमर साहब को यह समझना होगा कि आंदोलन अब किसी एक प्रदेश का नहीं बल्कि पूरे देश का है। आंदोलन में हरियाणा के अलावा पंजाब, पश्चिमी यूपी, कर्नाटक, नासिक तक के किसान इससे जुड़े। दीपेंद्र ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री कहते हैं कि किसानों और उनके बीच में एक कॉल की दूरी है, लेकिन पीएम साहब को बताना चाहिए कि सड़क पर कीलें गाड़ने के बाद दूरी आखिर कौन बढ़ा रहा है। सिरसा पहुंचे शिक्षा मंत्री गौरपाल गुर्जर ने कहा कि कृषि कानून में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बाध्यता नहीं है, विकल्प किसान के हाथ में है। गुर्जर ने कहा कि विदेशी ताकतों का किसान आंदोलन के आड़ में अव्यवस्था फैलाना ही मकसद है। गुर्जर ने यह भी कहा कि कोरोना के बाद देश में अस्थिरता लाने में चीन का सीधे तौर पर हाथ है। राजनीतिक पार्टियां अपना उल्लू सीधा करने के लिए आंदोलन में शामिल हुई। विधानसभा में इस्तीफे के बाद अभय चौटाला के सरकार गिरने के बयान पर शिक्षा मंत्री ने कहा कि ख्वाब में हलवा खाने में कोई दिक्कत नहीं है, सरकार बढ़िया चल रही है और चलती रहेगी। किसान जन जागरण अभियान के तहत टोहाना के गांव समेन पहुंचे अभय सिंह चौटाला शहीद किसान शमशेर को 2 मिनट का मौन रखकर दी श्रद्धांजलि। अभय चौटाला ने अपने संबोधन में कहा कि देश के प्रधानमंत्री हिटलर के ऊपर अपने को समझते हैं। उन्होंने कहा कि कृषि कानून की लड़ाई अभी लंबी चलेगी। अभय ने कांग्रेस को कानून के समर्थन में बताया है। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कांग्रेस ने बिल के खिलाफ प्रस्ताव नहीं बल्कि सदन से वॉकआउट किया। अभय ने जेजेपी को जयचंदों की पार्टी करार देते हुए कहा कि अब इन लोगों को आम जनता ने विवाह के कार्ड भी देने बंद कर दिए हैं। ये लोग अपने घरों में सुरक्षा पहरे में रहते हैं। पानीपत में करनाल से सांसद संजय भाटिया ने कहा कि किसान संगठन को प्रधानमंत्री के प्रस्ताव को स्वीकार करके बातचीत करने के लिए जाना चाहिए। सांसद भाटिया ने कहा कि सरकार ने किसानों को कानून के संशोधन का खुला ऑफर दिया। सांसद भाटिया ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि पिछले 10 सालों में कांग्रेस ने जितना फसल खराब का पैसा नहीं दिया, उससे ज्यादा हरियाणा सरकार ने 2 सालों में किसानों को दिया। बजट पर बोलते हुए सांसद भाटिया ने कहा कि यह अभूतपूर्व बजट है। आजादी के बाद आज तक इस तरह का बजट नहीं आया। उन्होंने कहा है कि यह डिजिटलाइजेशन का बजट है। आम बजट की खूबियां गिनवाते हुए केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि मजबूत भारत का मजबूत बजट है। इस बजट में भी एमएसपी का 1.5 गुना दाम फसलों को देने का प्रावधान किया गया है। कैथल में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने महिला बाल विकास राज्य मंत्री कमलेश ढांडा के आवास का घेराव किया है। जवाहर पार्क में जुटी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं शहर में प्रदर्शन करते हुए राज्य मंत्री का आवास का घेराव करने के लिए पहुंची। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के प्रदर्शन को देखते हुए प्रशासन ने राज्य मंत्री कमलेश ढांडा के आवास की सुरक्षा को बढ़ा दिया। इस दौरान तहसीलदार समेत पूरे महकमे से जुड़े अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। फरीदाबाद में फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए वैक्सीन लगनी शुरू हो गई है। खुद पुलिस कमिश्नर ओपी सिंह और जिला उपायुक्त यशपाल यादव ने वैक्सीन लगवाई है। बाकी तमाम लोगों को जल्द से जल्द वैक्सीन लगाने के लिए उनकी कोशिशें लगातार जारी हैं। सिरसा को कोरोना मुक्त करने के लिए स्वास्थ्य विभाग के द्वारा मेगा ड्राइव का शुभारंभ हुआ है। एसडीएम सिरसा जयवीर यादव ने टीका लगवाकर अभियान का शुभारंभ किया। सिरसा में आज 12 बूथ पर 2000 कर्मचारियों को टीकाकरण का लक्ष्य तय किया गया। अभियान के दौरान पुलिस, पंचायती राज, रेवेन्यू विभाग और नगर परिषद के कर्मचारियों का टीकाकरण शुरू कर दिया गया है। टीकाकरण शुरू होने के बाद ही स्वास्थ्य विभाग पोर्टल में दिक्कत आने से टीकाकरण के लिए पहुंचे कर्मचारियों को दिक्कतों का सामना भी करना पड़ा।
सोहना चुंगी पर कॉलोनी वासियों ने बिजली के खंभे को लेकर हाईवे कर्मचारियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है। बस्ती के लोगों ने आरोप लगाया है कि हाईवे पर लग रहे बिजली के खंभे उनके मुख्य रास्ते पर लगाए जा रहे हैं। कॉलोनी वासियों ने हाईवे कर्मचारियों से काफी कहासुनी की है। वहीं उन पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि कर्मचारियों ने दबंग लोगों से पैसे लेकर खंभों को इधर उधर किया। उत्तराखंड के चमोली के पास रैनी गांव में रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो चुका है। यहीं पर ऋषि गंगा प्रोजेक्ट तबाह हुआ है, जहां पर कुछ लोगों के अभी भी दबे होने की आशंका है। उत्तराखंड के हादसे में मरने वालों का आंकड़ा 19 तक पहुंच गया है। तपोवन में मौजूद टनल में अभी रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। आर्मी समेत अन्य एजेंसियां लगातार काम में लगी हैं। पूरी टनल करीब 2 किलोमीटर लंबी है, लेकिन अभी 200 मीटर के आसपास ही रास्ता साफ हो चुका है। रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी आईटीबीपी की टीम के मुताबिक सुरंग में 30 लोग फंसे हैं। 300 जवानों को टनल साफ करने में लगाया गया है। स्थानीय प्रशासन का कहना है कि करीब 170 लोग लापता हैं। बीते दिनों 12 लोगों को दूसरी टनल बना के बचाया जा चुका है। सुबह एक बार फिर से तपोवन सुरंग के पास रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। यहां पे बड़ी मशीनों का इस्तेमाल किया गया है ताकि मलबे और पत्थर को हटाया जा सके। ऑपरेशन में सेना के इंजीनियर भी लगातार लगे। चमोली से बीते दिनों जैसी तस्वीरें आई, उन्होंने 2013 के खौफनाक मंजर को एक बार फिर से उजागर कर दिया है। हालांकि प्रशासन की ओर से इस बार तुरंत रिएक्ट किया गया। सेना, वायुसेना, नौसेना, एनडीआरएफ समेत कई एजेंसियां बचाव कार्य में लगी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कई बार सीएम से बात कर चुके हैं, हर संभव मदद का भरोसा जताया। डीआरडीओ की टीम राहत बचाव के काम के बाद पुनर्वास कार्यक्रम में मदद के लिए भेजी गई है। मौसम विभाग ने नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी को जानकारी दी है। 2 दिनों तक कोई बारिश फिलहाल नहीं होगी। बारिश न होने से रेस्क्यू में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी। आसपास के जो पड़ोसी गांव हैं उनको भी वाटर लेवल बढ़ने से कोई नुकसान अब नहीं होगा। निचले गांव बाढ़ का खतरा नहीं है क्योंकि जल स्तर लगातार घट गया है। नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की बैठक में सेंट्रल वाटर कमीशन ने जानकारी दी है कि नदी का जलस्तर लगातार कम हो रहा है। सेंट्रल वाटर कमीशन ने एनसीएमसी को जानकारी दी है कि आसपास के गांव को खतरा नहीं है। एनसीएमसी ने यह भी कहा है कि केंद्र और राज्य सरकार की एजेंसियां उत्तराखंड में सक्रिय हैं। केंद्र सरकार ने उत्तराखंड में नेवी के गोताखोरों को भी रेस्क्यू के लिए भेजा है ताकि बेहतर तरीके से नदी में रेस्क्यू किया जा सके। बता दें कि अब तक एनडीआरएफ की 5 टीमें उत्तराखंड भेजी जा चुकी हैं। देहरादून वापस लौटे उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मीडिया को ताजा जानकारी दी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार पूरी मदद कर रही है। पीएम मोदी और गृह मंत्री से फोन पर तत्काल बातचीत की गई है। हर संभव मदद की बात कही गई। उत्तराखंड के सीएम ने मृतक के परिजनों को 4-4 लाख रुपए का मुआवजा देने का ऐलान किया है। उन्होंने बताया कि यूपी, बिहार, गुजरात सरकार ने भी मदद की पेशकश की। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत वापस देहरादून लौटे हैं। उन्होंने ट्वीट करके जानकारी दी है कि मैं मौके पर हालात की समीक्षा करने के बाद वापस देहरादून आ गया हूं। सीएम ने आपदा प्रबंधन दल के साथ एक बैठक की। उत्तराखंड में प्राकृतिक आपदा को लेकर गृहमंत्री अमित शाह से सीएम त्रिवेंद्र समेत प्रशासनिक अधिकारियों ने बात की है। अमित शाह ने ट्वीट करके घटनाक्रम की जानकारी दी। शाह ने लिखा, संबंधित अधिकारी लोगों को सुरक्षित निकालने पर युद्ध स्तर पर काम कर रहे हैं। एनडीआरएफ की टीमें बचाव काम के लिए लगी हैं। देवभूमि को हर संभव मदद दी जा रही है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने उत्तराखंड त्रासदी को लेकर चिंता जताई। उन्होंने लिखा कि उत्तराखंड में ग्लेशियर फटने से आई त्रासदी बहुत दुखद है। मुश्किल समय में पूरा देश उत्तराखंड के लोगों के साथ खड़ा है। रादौर नगर पालिका की दुकानों का किराया अदा न करने पर 34 दुकानदारों के विरुद्ध नगर पालिका ने अब कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। मामला कोर्ट में जाने के बाद दुकानदारों में हड़कंप मचा हुआ है। घरौंडा में भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा तोड़ने के बाद तनाव है। लोगों ने हाईवे जाम करने को लेकर चेतावनी दी है। फुरलक रोड के चौक पर लगी थी प्रतिमा। अराजक तत्वों ने देर रात दाहिना हाथ तोड़ा था। लंबे समय से 34 दुकानदारों ने दुकानों का सालों से किराया नहीं दिया है। नोटिस दिए जाने के बावजूद दुकानदारों ने किराया नहीं दिया, जिसके बाद नगरपालिका ने मामले को लेकर के न्यायालय की शरण ली। कोसली नेशनल हाईवे पर सुबह ट्रॉले और स्कूल बस में जोरदार टक्कर हो गई है। स्कूल बस में सवार करीब 1 दर्जन से अधिक बच्चे इसमें घायल हो गए हैं। सभी घायलों को तुरंत इलाज के लिए ट्रॉमा सेंटर और निजी अस्पतालों में पहुंचाया गया है। हादसा इतना भयंकर था कि स्कूल बस आगे से बुरी तरह से क्षतिग्रस्त है। दरअसल बैक स्कूल की बस बच्चों को लेकर के स्कूल जा रही थी। यह बस जैसे ही रोहडाई मोड़ के पास पहुंची है तो साइड से तेज रफ्तार में आ रहे एक ट्रॉले ने बस को टक्कर मार दी। इससे बस बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। बस में सवार एक टीचर, चालक सहित करीब 1 दर्जन से अधिक बच्चे घायल हो गए। अंबाला के बलदेव नगर में निगम मेयर शक्ति रानी शर्मा ने धन्यवाद दौरा किया है। इस दौरान मेयर शक्ति रानी शर्मा का जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान भारी तादाद में महिलाएं मौजूद रहीं।
अंबाला में नाकोड़ा भैरव मंडल ने जैन धर्म की दीक्षा लेने वाले सार्थक जैन का सम्मान किया है। इस मौके पर अंबाला शहर के प्रथम महिला मेयर शक्ति रानी शर्मा भी मौजूद रही। मेयर शक्ति रानी शर्मा ने भी इस मौके पर जैन धर्म की दीक्षा वाले सार्थक जैन का सम्मान किया है। इससे पहले सम्मान कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंची मेयर शक्ति रानी शर्मा का नाकोड़ा भैरव मंडल परिवार ने स्वागत किया। एनएसयूआई की आरटीआई सेल के स्टेट कोऑर्डिनेटर की मार्केट कमेटी टोहाना में दायर की गई आरटीआई के जवाब में बड़ा खुलासा हुआ है। मार्केट कमेटी के आर्थिक हालात इस कदर खराब हो चुके हैं कि कमेटी अब 101 करोड़ के कर्ज में डूबी हुई। आरटीआई के जवाब में पता चला है कि किसानों की खुशहाली और उपमंडल स्तर पर किसानों की फसलों की खरीद के लिए बनाई गई मार्केट कमेटी के करोड़ों की कर्ज में डूब जाने की वजह से किसानों को मंडियों में पर्याप्त सुविधाएं तक नहीं मिल रही। अजय बिश्नोई ने कहा कि आरटीआई के तहत मिले जवाब के मुताबिक 2014 से 2020 तक मार्केट कमेटी टोहाना को केंद्र सरकार और राज्य सरकार से मंडियों के विकास के लिए कोई ग्रांट नहीं मिली। सिरसा में आईएमए के आह्वान पर डॉक्टर्स ने 135 के विरोध में भूख हड़ताल की है। केंद्र सरकार ने आयुर्वेद के डॉक्टर्स को सर्जरी की मंजूरी देने का फैसला किया है, जिसके विरोध में पूरे देश में आईएमए ने जंग छेड़ दी। आईएमए डॉक्टर्स का कहना है कि आयुर्वेद के डॉक्टर को सर्जरी की मंजूरी देना गलत है। केंद्र सरकार का मिक्सोपैथी पर लिया गया फैसला लोगों के हित में नहीं है। दो पैथियों को एक में मिला देने से खतरा बढ़ सकता है। कैथल में साइलेंसर की मार्फत पटाखे बजाने वाली बुलेट बाइक को पुलिस ने 33,500 रुपए का चालान काटा है और ट्रैफिक नियमों की अवहेलना करने पर बाइक को जब्त भी किया गया। पुलिस अधीक्षक के आदेश पर पटाखे की आवाज निकालने वाले मॉडिफाइड साइलेंसर युक्त बुलेट मोटरसाइकिल चलाने वाले चालकों पर शिकंजा कसने के लिए पुलिस ने यह अभियान चलाया। पुलिस ने बताया कि सूचना मिली कि पेहवा चौक पर बुलेट बाइक साइलेंसर की मार्फत पटाखे बजाकर दहशत फैलाई जा रही है। ट्रैफिक पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और बाइक चालक को काबू किया गया। सिरसा जिले को कोरोना मुक्त करने को लेकर के स्वास्थ्य विभाग सोमवार से मेगा ड्राइव का आयोजन करेगा। नागरिक अस्पताल समेत करीब 20 जगहों पर टीकाकरण किया जाएगा। अभियान के दौरान दूसरे चरण में पुलिस कर्मचारी, अर्बन लोकल बॉडी, पंचायत राज एसोसिएशन, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के कर्मचारियों का टीकाकरण होगा। नागरिक अस्पताल के सिविल सर्जन डॉक्टर कृष्ण कुमार ने जानकारी दी। गौरतलब है कि कोरोना से मुक्ति के लिए वैक्सीनेशन का पहला चरण पूरा हो चुका है। इसमें 6,000 से ज्यादा हेल्थ वर्कर का टीकाकरण किया गया है। स्वास्थ्य विभाग के पास पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन का स्टॉक है। फरीदाबाद की बसेलवा कॉलोनी में चल रहे क्लिनिक से गर्भपात करते फर्जी डॉक्टर को रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। 13,000 रुपए में फर्जी डॉक्टर ने बोगस ग्राहक से सौदा तय किया। फरीदाबाद में स्टेट क्राइम ब्रांच और चाइल्ड हेल्पलाइन की टीम ने नाबालिग बच्चों का रेस्क्यू किया है। ओल्ड फरीदाबाद के मार्केट में दुकानों पर काम कर रहे थे बच्चे। टीम ने दुकान संचालक के खिलाफ मामला दर्ज करके आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस के मुताबिक टीम ने 4 बच्चों को अलग अलग दुकानों से रेस्क्यू किया। सोनीपत के गन्नौर में रेलवे रोड पर एक तेज रफ्तार स्कॉर्पियो बेकाबू होकर के बिजली के पोल से टकरा गई है। हादसे में आसपास की दुकानों को भारी नुकसान पहुंचा। इस हादसे में कार सवार चालक को गंभीर चोटें आई हैं। इलाज एक निजी अस्पताल में चल रहा है। पूरे मामले में चालक और दुकानदारों का समझौता हो गया। महम चौबीसी के गांव सहमान में जमीनी विवाद को लेकर एक शख्स पर भतीजे ने कुल्हाड़ी से हमला कर दिया है। लैंड मॉर्गेज बैंक से रिटायर्ड है घायल शख्स। परिजनों ने शख्स को अस्पताल में भर्ती करवाया। घायल व्यक्ति की माने तो उसकी जमीन पर अवैध कब्जा किया गया था। इसको छुड़ा भी लिया गया और अब वहां पर कुछ करने की वो तैयारी में था, तभी उसके भतीजे ने कुल्हाड़ी से उसके ऊपर हमला कर दिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। नरवाना का 26 साल के नौजवान गोविंद का पार्थिव शरीर अपने घर पहुंचा है। पूरे राजकीय सम्मान के साथ शहीद हुए वीर सपूत का अंतिम संस्कार किया गया है। जम्मू कश्मीर में तैनात थे गोविंद। नरवाना के हरिनगर के रहने वाले गोविंद पिछले काफी दिनों से बीमार चल रहे थे। शनिवार को उन्होंने अंतिम सांस ली है, जिसके बाद पार्थिव शरीर नरवाना लाया गया। सूबेदार दलबीर सिंह ने बताया कि फौजी गोविंद जम्मू में नौशेरा सेक्टर में 1 सिखलाई बटालियन में तैनात था। वहां पर सर्दी बहुत ज्यादा पड़ती है। सर्दी के कारण ही वो बीमार हो गया।
सोनीपत के गांव मटिंडू के रहने वाले हेड कांस्टेबल दीपक पर अपने मां बाप की हत्या का आरोप है। दिल्ली पुलिस ने हेड कांस्टेबल दीपक पर कुल्हाड़ी से हमला करके मां बाप की हत्या करने का आरोप लगाया। बताया जा रहा है कि हत्या के बाद दीपक ने दोनों के शव को भी जला दिया। इसके बाद खुद भी जहर खाकर आत्महत्या कर ली है। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। सिरसा जिले में सुबह शाम पड़ रही धुंध और पानी की बूंद रबी की फसल के लिए वरदान है। दिन में खिल रही धूप से भी फसलों को खासा फायदा हो रहा है। कृषि विशेषज्ञों का कहना है कि मौसम रबी की फसल के लिए अब अच्छा है। खासकर गेहूं की फसल के लिए अच्छा फुटाव होगा और जिले में मौसम के लिहाज से रिकॉर्ड उत्पादन होगा। भिवानी के मुक्केबाजों ने नाम कमाया, जिसकी बदौलत भिवानी को मिनी क्यूबा का नाम मिला है। अब यहां पे मुक्केबाजी के साथ निशानेबाजी भी धूम मचा रही। उम्मीद है कि भिवानी को आने वाले चंद सालों में शूटरों के नाम से भी जाना जाएगा। $5 लाख की गाड़ी का इंश्योरेंस 6,000 तक का भी है।